जी मनी हेल्थ शो में मैं मीनाक्षी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। एंड हमारा शो देखने से पहले यूट्यूब पेज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेल, शो शुरू करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले मैं बुलाती हूँ डॉक्टर अंकिता नायक हुडके को, जो कि डायरेक्टर है डॉक्टर अंकिताज होम्योपैथी क्लिनिक में और पिछले 6 साल से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रही हैं। सो हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। Hello, thank you so much for the warm welcome. And I thank G-Money for such a nice initiative for the common people, the great health show, I can say. इट्स अ प्लेजर टू हैव यू डॉक्टर इन आवर शो। और आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी के बारे में। आई थिंक हम सब ने बचपन से सुना है कि जिन बीमारियों का इलाज जड़ से अगर खत्म करना हो जिन बीमारियों को, तो उसके लिए हमेशा होम्योपैथी को ही ऑप्ट किया जाता है। सो डॉक्टर, मुझे ये बताइए कि जो अस्थमा है वो क्या है और किस तरह से इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में हो सकता है। यस, बेसिकली अस्थमा में एकदम मेडिकल टर्म्स में नहीं जा रही हूँ। सो बेसिकली कोई एलर्जी या कोई एलर्जन है जिसकी वजह से आपके लंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। ये क्रॉनिक कंडीशन है। इट्स नॉट लाइक दैट कि कोई एक एलर्जन आपके कांटेक्ट में आया और ये सब चीजें चालू हो गई। सो अगर कोई एलर्जन आपके कांटेक्ट में आता है और फिर लंग को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इंटरनल सूजन आ जाती है और उसकी वजह से हमारा जो एयरवे है जहाँ से हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सपोज ये एयरवे है और अंदर सब सूजन आ गई, तो ये एयरवे कहीं ना कहीं नैरो हो रहा है, तो जिसकी वजह से हमें ब्रीदिंग में ऑब्स्ट्रक्शन होती है और जो ब्रेथलेसनेस की कंप्लेंट्स है वो सब स्टार्ट होती है। तो दिस इज बेसिकली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लंग और जो किसी एलर्जन या फिर नॉन एलर्जन फैक्टर की वजह से भी हो सकता है। सो दिस इज अस्थमा एंड यस यस यस। मैम, अस्थमा के टाइप्स भी होते हैं क्या अलग अलग? जैसे अभी क्रोनिक के बारे में बता रही थी, तो ऐसा भी कि उसके अलग अलग टाइप्स होते हैं? यस, अस्थमा में बहुत अभी फिलहाल तो चाइल्डहुड अस्थमा भी बहुत कॉमन है। फ्रॉम 1 year to 14 year चिल्ड्रंस आर सफरिंग फ्रॉम इट और उनमें तो कोई ऐसा फैक्टर भी नहीं हो सकता कि यू नो स्ट्रेस फैक्टर या जो हम बोलते हैं। सो दिस इज वेरी कॉमन नाउअडेज जो चिल्ड्रन में देखा जाता है। फिर ऑक्यूपेशनल अस्थमा एक है, जो आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हो, जैसे केमिकल फैक्ट्री हो गया, मेटल फैक्ट्री हो गया, या फिर कोई बेकरी फूड इंडस्ट्री, जिसकी वजह से वहां से आपको कोई अस्थमा हो रहा है, तो वो ऑक्यूपेशनल अस्थमा होता है। फिर सीजनल अस्थमा है, सीजन चेंज होने के बाद विंटर में हो रहा है, रेनी सीजन में अगर आपको कंप्लेंट्स दिख रही है तो वो सीजनल अस्थमा है। एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा भी होता है। तो जैसे अगर आप बहुत हेवी वर्कआउट करते हो और उसके बाद आपको ब्रेथलेसनेस एंड वो सब सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो वी कैन कॉल्ड इट एज एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। सो ये सब बहुत टाइप्स है उसमें। बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि अलग अलग टाइप्स के अस्थमा कौन से हैं। एंड मैम, इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि नॉर्मल ब्रेथलेसनेस हो रही है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर वो अस्थमा की तरफ जा चुकी है? ये सिम्टम्स क्या हैं इसके? ओके, सो बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम एलर्जी। जैसे अगर कोई डस्ट से कांटेक्ट में आ रहा है, फॉर एग्जांपल ले रहे हो, सो अगर डस्ट के कांटेक्ट में आने के बाद उनको पहले नॉर्मल खांसी हो रही है या फिर रनिंग नोज हो रहा है, स्नीजिंग हो रही है, लेकिन आफ्टर द लॉन्ग टाइम पीरियड ये सब चीजें बार बार होने के बाद उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ओवर सेंसिटिव हो जाता है। सो अगर वो एलर्जन के कांटेक्ट में पेशेंट बार बार आ रहा है, देन they land up into the more severe symptom। फिर उसके बाद उनमें ब्रेथलेसनेस दिखना, फिर उसके बाद चेस्ट टाइटनेस दिखना, देन हार्ट बीट उनके बहुत तेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से पसीना आना, फिर सांस लेने में बहुत तकलीफ होना, और बहुत सीवियर सिम्टम में हम लोग देखते हैं कि उनका फेस ब्लू हो जाता है, लिप ब्लू हो जाते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन कहीं ना कहीं बॉडी में जो सर्कुलेट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो ये सब सिम्टम्स है जो ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट सिम्टम टू लास्ट, ये स्टेजेस वाइज होता है।
अच्छा मैम, अस्थमा का क्या कोई कॉज होता है या फिर ऐसा है कि जेनेटिक बीमारी है, अगर पेरेंट्स को रही है तो क्या बच्चों को आने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, या फिर अगर किसी चीज से एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है, सपोज डस्ट पार्टिकल्स या कोई भी और, उसकी वजह से अस्थमा के चांसेस बढ़ जाते हैं? यस, जैसे मैंने बोला इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो है, जैसे डस्ट हो गए, पोलन हो गया, फिर सीजनल फैक्टर्स भी मैंने बोले, कोल्ड हम्म। एक्सपोजर हो गया, चेंज ऑफ वेदर हो गया। जैसे जेनेटिक भी होता है, लाइक अगर फैमिली हिस्ट्री में आपको किसी आपके पेरेंट्स को या फिर दादाजी दादी को किसी को अगर अस्थमा है तो इट कैन ट्रैवल। देन उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी है, लाइक अगर कोई सम स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर देयर, जैसे गुस्सा आ रहा है बहुत या फिर एंजाइटी है, तो हमारा नेचुरल रिएक्शन रहता है, एंगर के बाद हम लोग बहुत रैपिडली बीट करते हैं, हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, तो दिस कैन लैंड अप इनटू द अस्थमा आल्सो। एंड कुछ जैसे मेडिकेशंस है, कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन की वजह से अगर कोई सिम्टम्स है, तो ये सब कॉजेस है जो अस्थमा कॉज कर सकते हैं। ओके मैम, और इसका कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट होम्योपैथी में किस तरह से आप डिस्क्राइब करोगे? ओके, एक्चुअली होम्योपैथी में जैसे बोला, होम्योपैथी एक ऐसा साइंस है जिसमें इंडिविजुअल मेडिसिन है। फॉर एग्जांपल, अब अगर बारिश है और 3 लोग बारिश में भीग रहे हैं, तो सबको सर्दी नहीं होगी, एक को सर्दी होगी, किसी को खांसी होगी, किसी को कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली होम्योपैथी वर्क्स ऑन दैट, इंडिविजुअल मेडिसिन होम्योपैथी में होते हैं। तो अगर अस्थमा हम लोग देख रहे हैं तो इट इज ओवर सेंसिटिव रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए बॉडी का, उससे कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रहा है बॉडी। सो ओवर सेंसिटिविटी रिड्यूस करने में होम्योपैथी बहुत अच्छे से एक्ट करता है। और बेसिकली ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो इम्यून सिस्टम से आ रहा है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो तो ये सब ओवर सेंसिटिविटी कहीं ना कहीं कम होगी। तो होम्योपैथी हेल्प्स इन दैट वे ऑल्सो। और ये क्रॉनिक डिसीज में कुछ एक्यूट अटैक होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर टाइम पेशेंट को वो सिम्टम्स है, कुछ कांटेक्ट में आने के बाद उसको वो सिम्टम्स है। तो वो जो फ्रीक्वेंसी है या फिर ड्यूरेशन है, वो टाइम ऑफ पीरियड है वो सफर करने का, या फिर उसकी जो इंटेंसिटी है, उसमें कम करने में होम्योपैथी बहुत अच्छे से काम करेगी। और अगर कोई मेडिसिन उनके चालू है, जैसे अभी इनहेलर हो गए, ब्रोंकोडायलेटर्स मेडिसिन रहते हैं, वो पेशेंट को लेने पड़ते हैं। वो ब्रोंकाई मतलब जो एयरवे मैंने बोला, जो कंस्ट्रिक्ट ना हो, इसके लिए कुछ मेडिसिन रहते हैं। तो वो अगर कंटिन्यू पेशेंट्स ले रहे हैं तो उनमें होम्योपैथी अगर हम लोग देते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेडिसिन रिड्यूस करने में या फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रिड्यूस करने में भी होम्योपैथी बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। अच्छा, एक चीज तो आई थिंक हम सब ने बचपन से सुनी है होम्योपैथी के बारे में कि इन मेडिसिन का कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बिल्कुल सेफ होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं, और ऐसा नहीं कि बाद में कोई दिक्कत आपकी बॉडी में या कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सो मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से एग्जांपल देके मुझे समझाया। आप ये बताइए कि क्या इन सब मेडिसिन के अलावा कुछ और हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स या कुछ और फॉलोअप्स लेने पड़ते हैं अदर देन दीज? यस यस यस, जैसे अस्थमा का अगर आपको ट्रिगर समझा है कि हम्म। आपको ये फूड खाने से अस्थमेटिक अटैक आ रहा है, या फिर कोई एलर्जिक डस्ट जैसे मैंने बोला, तो वो ट्रिगर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, देन आपको हेल्दी डाइट की तरफ जाना है, जिसमें फिर फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल वो सब इंक्लूड करना है। इसमें भी अगर आप विटामिन डी रिच, मैग्नीशियम रिच फूड प्रेफर करते हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड जिसमें ज्यादा है, ऐसा फूड अगर आप प्रेफर करते हो तो दैट विल बी हेल्पफुल। इसमें वाटर इंटेक का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। अगर बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेटेड है तो ये जो रिएक्शंस है वो कहीं ना कहीं कम हो सकते हैं। देन रेगुलर एक्सरसाइज प्लेज अ रोल, जिससे आप फिट भी रहते हो। और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है, that will also help to calm down your the attack and everything. एक चीज मैम मैंने और सुनी है कि अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए होम्योपैथी इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। वेल, ऐसा क्यों? यस, जैसे साइड इफेक्ट नहीं है वो तो फर्स्ट चीज है।
जैसे दूसरा एक चीज है कि बेस्ट इसलिए है कि आपकी जो इंडिविजुअल रिएक्शन है उसको आप कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये मेडिसिन बहुत बहुत डीपर लेवल पे जाके एक्ट कर रही है, तो इसलिए होम्योपैथी कैन बी कंसिडर्ड बेस्ट। और एक चीज है कि होम्योपैथी बोला जाता है कि बहुत स्लो एक्ट करती है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज अगर आप अस्थमा के एक्यूट अटैक्स में भी अगर होम्योपैथी प्रेफर करते हो तो भी वो अच्छे से काम करेगी, डिपेंड ऑन की सिवियरिटी क्या है। अगर अटैक्स आपकी सिवियरिटी लेवल अगर फेस पे ब्लूनेस है, लिप पे ब्लूनेस है, जैसे मैंने बोला, अगर वहां पे है तो यू कैन गो फॉर कन्वेंशनल, बट नॉर्मल जो एलर्जी की कंडीशंस है उसमें अगर आप होम्योपैथी एक्यूट में भी लेते हो तो दैट विल बी हेल्पफुल। सो आई थिंक these are the reason because of that it consider कि homeopathy is best acting in asthma cases। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकाला। जी मनी की टीम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। और जैसा कि मैम ने कहा कि हमें फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, ओमेगा 3, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारे जरूर कंज्यूम करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे। सो अगर आप लोगों को शो अच्छा लगा है, हमें हमारे यूट्यूब पेज को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर शो के बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर अगर किसी और डिसीज के बारे में आपको जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए, मैं नेक्स्ट शो में आऊंगी एक नए मल्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ, और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट शो में। अच्छी सेहत हमारा वादा।